Hello friends, my name is Naneshwar Padwal. I'm a professional trader as well as trading coach. Simultaneously, I'm appearing for CMT level 2 and my education is I have completed MBA in the field of finance and I am having a 12 years of rich experience in the stock market. So let's begin the today's topic. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एनालिसिस. मार्केट में किस तरीके के एनालिसिस होते हैं ये इसके ऊपर हम ज़्यादा करके फोकस करेंगे. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्केट में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं. पहला अप्रोच होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच में हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लेके उसको फनल की तरह मिनिमाइज करते हुए स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं. दूसरा अप्रोच होता है जिसे हम बॉटम अप अप्रोच करके कहते हैं. ये बॉटम अप अप्रोच में हम यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक से लेके ब्रॉडर मैक्रो व्यू क्या है मार्केट के बारे में इसके लिए एनालिसिस करते हैं. तो मार्केट में बेसिकली ये दो टाइप्स के एनालिसिस होते हैं. तो आज के ये वीडियो में मैं आपको टॉप डाउन अप्रोच एक्सप्लेन करने वाला और अभी के रिसेंट सिनारियो को देखते हुए मैंने किस तरीके से ये टॉप डाउन अप्रोच किया है और आपको स्टॉक स्पेसिफिक मैं कैसे सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे सिखाने वाला हूँ. तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं. तो हमारा टॉपिक है आज का टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. हम क्या करते हैं यहाँ पे कि मैक्रो लेवल से एनालिसिस करते करते उसको फनल के थ्रू हम नैरो होते जाते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक हम सिलेक्ट करते हैं स्टॉक्स को. तो ये टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले जो होता है वो हमें मैक्रो ट्रेंड के ऊपर फोकस करना रहता है. मैक्रो मतलब ब्रॉडर व्यू क्या है पूरे मार्केट का उसके ऊपर हम एनालाइज करते हैं. जैसे अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो इंडियन मार्केट में बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो है हमारा निफ्टी और उसके ऊपर से ही हम अंदाजा लगाते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरीके का आउटलुक है. तो सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं निफ्टी आउटलुक के ऊपर जहां पे हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता चलने वाला है निफ्टी का. उसके बाद में वी आर फोकसिंग ऑन द सेक्टरल एनालिसिस. मैक्रो ट्रेंड का एनालिसिस करने के बाद मतलब ब्रॉडर मार्केट को एनालाइज करने के बाद हम सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस यहाँ पे करने हैं. जैसे हमने देखा है कि इंडिया में 11 से ज्यादा तो सेक्टर्स है और हर एक सेक्टर के लिए हमें अलग अलग एनालिसिस करने पड़ते हैं. तो यहाँ पे हमने सारे सेक्टर को एनालाइज करने के बाद हमें एक सेक्टर ऐसा मिला है जो करंट रिसेंट सिनारियो में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए. तो वो कौन सा सेक्टर है. यहाँ पे हमें सारे सेक्टर को एनालाइज करने के बाद एक फार्मा सेक्टर मिला है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी अट्रैक्टिव है. तो उसके ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं और फार्मा सेक्टर बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में क्यों अच्छा लग रहा है ये सारी डिटेल्स हम टेक्निकल एनालिसिस में आगे सीखने वाले हैं. उसके बाद में ये फार्मा सेक्टर को एनालाइज करने के बाद फार्मा में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो हमें बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं. तो ये सेक्टर एनालिसिस करने के बाद स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करने वाले. तो स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करने के बाद हमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स मिलते हैं जहां पे हमें हमारा इन्वेस्टमेंट करना होता है. तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप देखोगे तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक फनल की तरह एक्ट करता है. जैसे हमने मैक्रो ट्रेंड को एनालाइज किया उसके बाद में हम नैरो हो गए सेक्टर स्पेसिफिक गए. जैसे फार्मा सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है तो सेक्टर स्पेसिफिक हो गए. सेक्टर स्पेसिफिक होने के बाद हम उसमें स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं. मतलब हमारा जो व्यू है वो नैरो होते जाता है. इट्स वर्क लाइक एन फनल. ये आपका फनल की तरह वर्क करता है और उसके बाद में हम गिने चुने स्टॉक्स चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए. तो इसी को कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच. तो ये टॉप डाउन अप्रोच की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं मैक्रो ट्रेंड के ऊपर जहां पे हमें निफ्टी का आउटलुक जानना है. रिसेंट सिनारियो में हमें सब लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि अभी यहाँ से मार्केट कैसा लग रहा है. अगर मार्केट नीचे गिरने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने वाला है किसी को क्लियर व्यू नहीं है. तो इसके पहले सबसे हम देखेंगे कि निफ्टी का आगे का रोड मैप किस तरीके से. बट इसके पहले मैं आपको निफ्टी की कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ. जैसे सबसे पहले निफ्टी को बड़ा झटका मिला था वो मिला था 2008 में. 2008 में निफ्टी में जो फॉल आया था या क्राइसिस आए थे वो किसकी वजह से आए थे.
तो हमने देखा था कि ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था, जहाँ पे यूएस बैंकिंग सेक्टर जो है वो कोलैप्स हो गया था, जहाँ पे लेमन ब्रदर के सबप्राइम क्राइसिस आ चुके थे और इसके वजह से निफ्टी को बड़ा झटका मिला। वो बड़ा झटका लेते हुए निफ्टी ने उसमें से संभलने की कोशिश की और संभलने के बाद मतलब एग्जैक्टली 2 साल के बाद हमें दूसरा झटका मिला था। वो साल था 2010। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में ग्लोबल एंड लोकल फैक्टर्स जो है वो इकोनॉमी के लिए सपोर्टिव नहीं थे और उसकी वजह से निफ्टी फिर से करेक्शन में चला गया। करेक्शन में जाने के बाद वहां से निफ्टी ने फिर से गियर पकड़ लिया। गियर अप होने के बाद तीसरा जो करेक्शन चालू हुआ था निफ्टी में वो हुआ था 2015 में। 2015 में ये करेक्शन का रीजन क्या था? हमने देखा कि इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ था, करेंसी डिवैल्यूएट हो रही थी और इसकी वजह से इकोनॉमी को काफी बड़ा इफेक्ट हो रहा था। जैसे हमने देखा था इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ गया था और वो आने की वजह से इंडियन इकोनॉमी को उसका ऊपर काफी इम्पैक्ट गहरा गिरा था और उसकी वजह से 2015 में ये करेक्शन चालू हो गया। 2010 के बाद 5 साल का एक गैप था। 2015 के बाद अभी के मैं रिसेंट सिनेरियो की बात करूंगा तो अभी का ईयर है 2020 में, मतलब एग्जैक्टली 5 साल के बाद अभी जो क्राइसिस हमारे सामने है हमें सबको पता है, कोविड-19 कोरोना वायरस। और इसके वजह से हमने रिसेंटली देखा है कि निफ्टी ने 12,200 के आसपास एक हाई लाइफ टाइम हाई प्लेस करके रिसेंट एक बॉटम टेस्ट किया 7,500 के अराउंड। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो ऑलमोस्ट 25% का फॉल यहाँ पे हो चुका है। बट हर एक के माइंड में एक क्वेश्चन है कि ये फॉल कंटिन्यू होने वाला है या फिर यहाँ से निफ्टी फिर से रीगेन करना चालू कर देगा या अपनी जो अपवर्ड मोमेंटम की जर्नी है वो फिर से चालू कर देगा। तो लेट्स सी ऑन द चार्ट। हम चार्ट पे एक्चुअल सिनेरियो देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या और उससे ऊपर से हमें मार्केट का ब्रॉडर व्यू यहाँ पे पता चलेगा। तो आपके सामने ये जो चार्ट है ये हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी मंथली चार्ट, मंथली कैंडलस्टिक्स पे मैंने आज यहाँ पे चार्ट पेश किया आपके सामने और ये चार्ट को देखते हुए अगर हम 2008 एंड 2020 के टॉप को अगर ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करके एक चैनल ड्रॉ करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से चैनल आपको दिखेगा, जहां पे निफ्टी जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है वो एक्सेलरेटिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और वही एक्सेलरेटिंग चैनल में 7,500 से लेके 8,000 का जो लेवल है जहाँ पे मैंने यहाँ पे एरो में मार्क किया, तो आप देख सकते हो ये एक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। करंट मार्केट प्राइस निफ्टी 9,000 9,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 7,500 एंड 8,000 का। तो ये सपोर्ट एक्ट करेगा। अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं करता है उसके बाद ही हमें निफ्टी में फॉल दिखाई देगा। अदरवाइज ये सपोर्ट को लेते हुए निफ्टी फिर से अपना ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। और ये निफ्टी का ब्रॉडर व्यू पता चलने के बाद अभी के सिनेरियो में ऐसे कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस किया है और ये सेक्टरल एनालिसिस में हमने बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व किया है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव स्ट्रेंथ को बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हुए हमने ये सेक्टरल एनालिसिस किया है और उसके साथ में रिलेटिव मोमेंटम को भी हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। मतलब जो सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव मोमेंटम काफी अच्छा है वही सेक्टर को हमने यहाँ पे चूज किया है। और ये एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो काफी अच्छा स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव मोमेंटम दिखा रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ का कंपैरेटिव एनालिसिस किया है निफ्टी 50 के साथ और फार्मा के साथ। तो ये एनालिसिस किस तरीके से किया है मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने ये जो चार्ट है, ये चार्ट देखने के बाद ये जो चार्ट है ये 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है। अपसाइड पार्ट जो है जहाँ पे आपको निफ्टी फार्मा का इंडेक्स दिखाई देगा जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में है, और सेकेंड पार्ट है मतलब नीचे के साइड का जो पार्ट है वहां पे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन किया है विद द निफ्टी। मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में फार्मा में कैसे परफॉर्म किया था ये आपको ये लाइन बताएगी। अभी ये चार्ट को पूरी तरह देखते हुए अगर मैं 2015 के पहले का चार्ट देखूं
तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, 2017 ईयर है। ये ट्रेंड लाइन ये इंडिकेट करता है कि पहले जो फार्मा इंडेक्स का ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। और वही सिनारियो को मैं अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन से कंपेयर करता हूँ, मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में फार्मा का स्ट्रेंथ भी 2010 में कम हुआ था, मतलब रिवर्स हो गया था, वो भी 2017 में। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि दोनों जगह पे प्राइस एज वेल एज रिलेटिव स्ट्रेंथ पे भी हमें वीकनेस नजर आया। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2017 के बाद 2020 तक यही फार्मा इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी ने काफी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया था जनवरी 2020 तक, बट उसके बाद में निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया, बट वही कंपैरिजन में फार्मा नेगेटिव रिटर्न दे रहा था। ये हो गया 2017 के पहले का एनालिसिस, और 17 के बाद फार्मा इंडेक्स ने निफ्टी के कंपैरिजन में नेगेटिव इंडेक्स दिया था। बट रिसेंटली हमें ऐसा ऑब्जर्व हुआ है, जैसे आप ये चार्ट पे देखोगे, अगर रिसेंट सिनारियो को देखोगे तो आप सबसे पहले प्राइस चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिखाई देता है यहाँ पे। जैसे रिसेंटली हमने देखा था कि फार्मा स्टॉक्स में या इंडेक्स में बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटी हुई थी, जहाँ पे फार्मा इंडेक्स जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव मोमेंटम दोनों अच्छी तरीके से हमें दिखा रहा था, और वो चार्ट पे भी नजर आया। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हैं निफ्टी के साथ परफॉर्मेंस, यहाँ पे भी आपको एक ब्रेकडाउन मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, और ये ब्रेकआउट के साथ हमें ये एनालाइज किया जाता है यहाँ पे कि आगे आने वाले कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो है वो हमेशा निफ्टी के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए ये एनालिसिस करके हमें पता चला कि फार्मा इंडेक्स जो है यहाँ से आगे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है कुछ महीनों के लिए। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन का एनालिसिस करके हमें ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे फार्मा सेक्टर अच्छा होने वाला है। जैसे हमने पहले मैक्रो व्यू ले लिया, मैक्रो व्यू के बाद हम सेक्टर स्पेसिफिक गए। अभी सेक्टर स्पेसिफिक जाने के बाद फार्मा सेक्टर्स में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फार्मा सेक्टर में जो स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ये लिस्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फार्मा सेक्टर्स में से जो स्टॉक्स हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसमें से आपका पहला स्टॉक्स आता है लुपिन, सिप्ला, कैडिला हेल्थकेयर, एस्ट्राजेनेका फार्मा। ये मिड कैप में से दो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए, एस्ट्राजेनेका फार्मा एंड सुवेन फार्मा। तो ये दो स्टॉक मिड कैप में, और बाकी आपके फ्रंट लाइनर है। तो ये सारे फार्मा स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, और ये आने वाले कुछ दिनों में आपको अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया रहेगा, और वीडियोस के लिए आप कनेक्टेड रहना इन्वेस्टमेंट गुरु इंडिया के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ,